हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि फ्रेंड्स पिछले क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 1 देखे थे, तो एक लड़का था, शायद ऋषभ कुमार नाम है। उन्होंने कहा कि सर है ना, हम लोग का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप थोड़ा सा ट्रायंगल को भी सर पैरेलली लेके चलें। तो ठीक है, इसी तरह से कोई भी लड़के है ना जिनको लगता है कि सर मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक या इस पर्टिकुलर चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो वो लड़के हमसे डायरेक्ट हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर अपना कमेंट डाल दें कि सर हमें ये चैप्टर में प्रॉब्लम है। ठीक है ना। समय जैसे ही हमको मिलता है दोस्तों, तो आप देखते होंगे कि मैं वीडियोस लेकर आता हूँ, है ना। तो आइए, जितने भी हमारे ट्राइबेक के बच्चे हैं, ठीक है ना, जो हमसे पढ़ रहे हैं और जो हमसे नहीं पढ़ पाए, ठीक है ना, तो उन लोग के लिए भी एक अच्छी बात है कि आप लोग अब हमारे साथ प्रैक्टिस करना शुरू करें। और देखिए कि ज्योमेट्री के अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करना है। ये जो चैप्टर होगा दोस्तों, इसमें मैं आपको थ्योरी बहुत कम बताऊंगा, बस नाम का ही बताऊंगा, जिससे आपका एमसीक्यू चल जाए। आपको डीप में मैं नहीं ले जा रहा हूँ इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो जैसे ही फर्स्ट टर्म ख़त्म होगा ना, तो फिर मैं इस चैप्टर को डीप में भी पढ़ाऊँगा, क्योंकि अभी मैं एक नंबर के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए आपको सिखा रहा हूँ। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं ट्रायंगल से, है ना, वो सारे टॉपिक को मैं एक बार डिस्कस ज़रूर करूँगा। सबसे पहले हाँ, जो भी बच्चे देख रहे हैं ना वीडियोस पे, अपना लाइक ज़रूर किया कीजिए दोस्तों, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ठीक है ना, ताकि टीचर को भी अच्छा लगता है और मन लगता है पढ़ाने में, ठीक है। आइए ट्रायंगल्स की बात करें, क्लास 10th पार्ट 1। सबसे पहले अगर मैं बात बोलूँ तो आपको पढ़ना है क्या, है ना। तो क्लास 10th में सारे बच्चे को जो पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊँ यहाँ पे ए बी सी, और एक ट्रायंगल बनाऊँ मैं यहाँ पे ये वाला डी ई एफ, है ना। एक ट्रायंगल मैं और यहाँ बना देता हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये है मेरा ए, है ना, ये है ए, ये बी, ये सी, और एक ट्रायंगल यहाँ पे है आपका, ये हुआ आपका डी, ये होगा ई, और ये हो गया एफ। सबसे पहले अगर आप इस ट्रायंगल को देखिए तो ए बी सी और डी ई एफ की बात करें, चाहे यहाँ पे हम एक और ट्रायंगल ले लेते हैं पी क्यू आर, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। तो दरअसल मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि सर ट्रायंगल्स, है ना, कि अगर हम बात करें तो आप 9th में पढ़े थे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और आप 10th में पढ़ने वाले हैं सिमिलर ट्रायंगल। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में हम लोग हल्का फुल्का जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहला कंडीशन, ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट क्यों हुआ। तो आप अगर इस ट्रायंगल को उठाइए और इस पे डालिए, अगर ये वर्टेक्स पी क्यू, ये जो लाइन सेगमेंट है पी क्यू, अगर इस लाइन सेगमेंट ए बी को छेक लिया, पूरी कवर कर लिया, उसी तरह से ये जो पी आर है, ये जो पी आर साइड है, अगर इस साइड ए सी को कम्प्लीटली कवर कर लेता है, और जो क्यू आर साइड है वो अगर बी सी को कम्प्लीटली कवर कर लेता है दोस्तों, तो हम क्या कहते हैं कि हाँ, ये दो ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहला क्या कंडीशन है कि ट्रायंगल शुड बी ऑफ सेम साइज। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या होना चाहिए, सेम साइज का होना चाहिए। जैसे ये मेरा हाथ है, हथेली है, और ये मेरा दूसरा हथेली, अगर मैं इसको एक पीछे रखूं तो क्या आप मेरे पीछे वाले हथेली को देख पा रहे हैं, क्या पीछे वाले अंगूठा को देख पा रहे हैं, पीछे वाली उंगली को देख पा रहे हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं सर। तो हम कहेंगे कि ये दोनों मेरा जो हथेली है ना, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, बात समझ रहे हैं दोस्तों। लेकिन अब देखिए कि अगर मैं ये कहूँ कि सर ट्रायंगल ए बी सी, ये होता है कॉन्ग्रुएंट का सिंबल, इक्वल टू के पीछे हम लोग ऊपर में एस देते हैं, कॉन्ग्रुएंट होता है किसके, पी क्यू आर के। ध्यान दीजिएगा, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो आप क्या जानते हैं सर, पहला कंडीशन आप जानते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या जानते हैं सर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यही ना होता है दोस्तों, जब भी अगर दो ट्रायंगल इक्वल होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, तो आप क्या बोलते हैं सर कि ए बी जो साइड है ना, वो बराबर होगा पी क्यू के, ए सी जो साइड होगा ना, वो बराबर होगा पी आर के, एंड सर बी सी जो साइड होगा ना, वो क्यू आर के बराबर। साथ साथ में आप ये भी बोलते हैं
कि एंगल ए जो होगा सर वो एंगल पी के बराबर, एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के बराबर, एंड आप ये भी बोलते हैं कि सर एंगल सी जो होगा वो एंगल आर के बराबर। तो ये हुआ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ये थी कहानी आपकी 9th की। अब क्राइटेरिया क्या क्या था सर दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का? तो क्राइटेरिया की अगर मैं बात बोलूँ, यही लिख देता हूँ। तो सबसे पहला क्राइटेरिया आप पढ़े थे क्या चीज़ दोस्तों? RHS, जहाँ पे R का मतलब होता था राइट एंगल्ड, हाइपोटेनस और साइड। ये था RHS का मतलब। बहुत लड़के इसको पढ़ते हैं राइट हैंड साइड। अरे नहीं, जब भी अगर आप कॉन्ग्रुएंसी में आते हैं तो याद रखिएगा RHS का मतलब होता है राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, ठीक है ना। दूसरा क्राइटेरिया क्या था दोस्तों? तो आप बोलते थे सर ट्रिपल एस मतलब साइड साइड साइड। तीसरा क्राइटेरिया क्या था? SAS, साइड एंगल साइड। चौथा क्राइटेरिया क्या था सर? कि एंगल साइड एंगल, ठीक है दोस्तों। और पांचवा जो क्राइटेरिया था वो एंगल साइड। तो अगर इस 5 क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल्ड हो जाता था ना, तो हम कहते थे कि सर ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। बात समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये था क्लास 9th का बात। लेकिन आप सिमिलर ट्रायंगल में क्या है सर? सबसे पहला कि सिमिलर ट्रायंगल में ट्रायंगल्स का साइज सेम हो भी सकता है और सेम नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये आप जरूर याद रखिएगा कि सिमिलर ट्रायंगल के लिए हमें सर साइज से मतलब नहीं है कि ट्रायंगल के दोनों साइज सेम हो, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। ट्रायंगल बड़ा भी हो सकता है, ट्रायंगल छोटा भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर आप बताइए इस ट्रायंगल को उठा के इस ट्रायंगल पे रखेंगे तो क्या ये DE जो साइड है पूरे AB को छेद पाएगा? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्या EF जो साइड है वो BC को छेद पाएगा? आप बोलेंगे फिर भी नहीं सर। क्या DF जो साइड है वो AC को छेद पाएगा? नहीं छेद पाएगा। क्या वर्टेक्स D वर्टेक्स A को छेद लेगा? आप बोलेंगे हाँ सर। क्या वर्टेक्स E B को छेद पाएगा? नहीं सर। क्या वर्टेक्स F C को छेद पाएगा? नहीं सर, ठीक है ना। तो नहीं छेद पाएगा। अब पूरे सिमिलैरिटी में आपको मात्र 2 कॉन्स्टिट्यूटिव एंगल से मतलब है, 2 कॉन्स्टिट्यूटिव है ना एंगल से मतलब है। कोई भी लगातार अगर 2 एंगल मिल जाएगा ना तो आप बोल देंगे बाई, है ना, ए सिमिलैरिटी से आप कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कौन कौन? ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल, है ना, DEF के बाई AA सिमिलैरिटी। आपको ये बात करके निकल जाना है। लेकिन क्या होता है जब दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर होता है, ठीक है ना, तो यहाँ बोलेंगे क्या कि सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होता ही है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा आप क्या बोलेंगे सर कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसमें याद रखना कि हमने लिखा है साइड प्रोपोर्शनल होते हैं, ना कि हमने लिखा कि साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आज के बाद से याद रखिएगा, ठीक है ना। मेन आपको ये इंटेंशन है, आपका नंबर 1 छोड़ दीजिए तो आप नंबर 2 पे ही ध्यान दीजिए, है ना, क्योंकि आपका सारा सवाल मैं इसी कंसेप्ट से उठाऊंगा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो सबसे पहले क्या बोलना है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होता है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होता है तो इसका सेंस क्या आता है वो भी देखो ध्यान से सारे लोग, ठीक है। आइए ध्यान से देखिएगा, अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा तो आप क्या देख रहे हैं कि सर AB अगर ले रहे हो तो AB के प्रोपोर्शनल कौन है? तो आप बोलेंगे सर AB अपॉन DE। और अगर देखो सर BC ले रहे हो तो किसके प्रोपोर्शनल होगा? EF के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। और अगर यहाँ से पहला और थर्ड ले रहे हो तो यहाँ भी तुम्हें क्या लेना होगा? पहला और थर्ड। तो यहाँ से आ जाएगा सर AC प्रोपोर्शनल होगा DF के, ठीक है। तो ये था कि जब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना। कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंगल्स तो इक्वल होता ही है ना, वो तो आप जानते ही हैं। बस आपको इस पे काम करना है। अगर कोई लड़का अगर ऐसे लिखता है कि सर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल EFD के, तो क्या घटना घटेगी? सीक्वेंस अगर आप ऑर्डर चेंज कीजिएगा तो साइड प्रोपोर्शनल का भी ऑर्डर क्या होगा? चेंज होगा, आपके मर्जी से नहीं होगा। आप अगर यहाँ पे ABC लिख रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप EFD लिख रहे हैं तो देखिए अब ध्यान से कि अगर मैं यहाँ पहला और सेकंड उठाऊँ तो यहाँ पर पहला और सेकंड क्या है? EF है। तो अब आप कहेंगे कि सर AB प्रोपोर्शनल होगा EF के। अगर यहाँ सेकंड और
थर्ड उठाएंगे तो BC है, तो यहाँ पर भी आपको सेकेंड और थर्ड ही लेना होगा जो कि FD होगा। और यहाँ पे अगर फर्स्ट और थर्ड लेते हैं AC, तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया AD। तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों क्या हो गया, अलग हो गया। तो आपको सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे वर्क करना है ना, तो आप इसके ऑर्डर पे ही ध्यान दीजिएगा। अगर ऑर्डर अगर गलत लिख रहे हैं तो साइड प्रोपोर्शनल भी अलग अलग आएगा। आप बात समझ रहे हैं ना। मैक्सिमम लड़के को इसमें दिक्कत होता है, ठीक है ना। वो ऑर्डर गलत लिख देते हैं और धड़ल्ले से यही चीज़ लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। अगर जैसे यहाँ पे है वही सीक्वेंस को आपको मेंटेन करना है। अब ये था बेसिक बातें। अब यहाँ से आता है सर कि इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स किसको कहा जाता है सर, ठीक है ना। तो सर अगर जब भी याद रखिएगा कि एंगल A अगर एंगल D के बराबर है मेरे पास, जैसे यहाँ पे हम कह दें कि एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है और एंगल C एंगल F के बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है ना इक्वल एंगुलर है ट्रायंगल DEF की, मतलब इक्वल्स एंगल्स है। कहने का मतलब यह करस्पॉन्डिंग एंगल इस एंगल के बराबर, यह करस्पॉन्डिंग एंगल इस एंगल के बराबर और यह करस्पॉन्डिंग एंगल इस एंगल के बराबर होता है। तो हम कहेंगे कि इक्वी एंगुलर है। इक्वी एंगुलर मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। बात समझ रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ से सबसे पहला आपका जो सिलेबस निकलेगा वो है आपका थेल्स थ्योरम, ठीक है। अब थेल्स थ्योरम क्या कहता है वो देखेंगे और सीखेंगे हम लोग। मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं करवाने वाला हूँ, है ना, इसलिए आप लोग बच्चे लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है आपको ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा, तो हम ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए, अगर ये मेरा ट्रायंगल है ABC, ठीक है ना, तो कहता है क्या चीज़, इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो मान लीजिए हम BC साइड से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं और ये लाइन हो गया मेरा D और ये हो गया E, किसके पैरेलल है, BC के, ठीक है। फिर से पूछ थेल्स थ्योरम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, है ना, जिसको हम लोग BPT कहते हैं, BPT थ्योरम, ठीक है ना, याद रखिएगा BPT, जिसका एक और नाम है थेल्स थ्योरम, ठीक है। BPT का मतलब होता है दोस्तों, है ना, ध्यान दो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, है ना, थ्योरम के नाम से जानते हैं इसका पूरा नाम, और इसका दूसरा नाम थेल्स थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या कहता है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। कहने का मतलब कि सर AD अपॉन DB का रेशियो ये बराबर होगा AE अपॉन EC के रेशियो के, ठीक है। बात समझ रहे हैं। तो ये पहला था ऑब्जर्वेशन, किसके लिए, थेल्स थ्योरम के लिए। अब दूसरा लड़का क्या बोलेगा कि सर ज़रूरी थोड़ी ना कि ये हिस्सा बटा ये हिस्सा, ये हिस्सा बटा ये हिस्सा, हम इसको पलट के भी तो लिख सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ सर, अगर आप इसको पलट भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहले यही हिस्सा लिखिए, है ना, फिर यही हिस्सा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे EC पहले लिख दीजिए और AE बाद में लिखिए। ये भी सर थेल्स थ्योरम को ही रिप्रेजेंट करता है। कोई लड़का बोलेगा नहीं सर इससे भी मेरा मन नहीं भरा, क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, ये छोटा बटा ये पूरा, है ना, तो ऊपर का छोटा और पूरा बड़ा लो तो AD अपॉन AB, यहाँ का छोटा लो AE और पूरा पूरा लेंथ लो AC, ऐसे भी करेंगे तो ये भी थेल्स थ्योरम को ही रिप्रेजेंट करेगा। सब इसका ये कोलोलरी है ना, कोलोलरी मतलब इसी से ये डिराइव होता है, +1 -1 कर कर ये रिजल्ट आते चले जाएंगे। दूसरा याद रखिए, कोई लड़का बोलेगा सर अगर हम ये छोटा वाला लें और फिर पूरा बड़ा लें, तो हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम DB अपॉन AB लिखोगे, लेकिन जो इधर ऑर्डर है वही सेम ऑर्डर इधर होना चाहिए। अगर इधर छोटा लिए हो फिर बड़ा लिए हो तो इधर भी छोटा फिर बड़ा लो, तो EC अपॉन क्या लिखोगे, AC लिखोगे, ठीक है। याद रखिएगा, कोई भी अगर लड़का हमसे पढ़ रहा है तो एडवांस में बहुत तगड़ा पढ़ाऊँगा, कोई भी चीज़ में तगड़ा पढ़ाऊँगा, ठीक है ना, इसलिए पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। हड़बड़ाहट वाला लड़का मेरे से नहीं टिकेगा, ठीक है ना। इसलिए ध्यान समझो कि थेल्स थ्योरम, बस ये कभी जीवन मत रखना याद कि इतना बटा इतना, इतना बटा इतना ही को थेल्स थ्योरम कहते हैं। ये 4 रिजल्ट भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब याद रखना दूसरा क्वेश्चन क्या रहता है ना, कि अब मान लीजिए कि अगर रेशियो, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, रेशियो बोलते हैं, साइड्स का ही तो रेशियो है। अगर आपको रेशियो गिवन है
तो याद रखिएगा ये दोनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। कहने का मतलब अगर कहीं आपको ये लिखा हुआ है कि AD अपॉन AB और AE अपॉन AC, तो याद रखिएगा देन आप कह सकते हैं क्या कि सर DE पैरेलल होगा किसके, BC के। ये होता है बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है ना, कि अगर कहीं भी कोई भी रेशियो दिया हो ट्रायंगल का, ठीक है ना, तो अगर रेशियो दिया हुआ है तो आप कहेंगे कि सर यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, लेकिन कैसे, तो आप बोलेंगे थेल्स थ्योरम से, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो ये थेल्स थ्योरम का रिजल्ट था, ये आप लोग नोट करें। इसके बाद हम लोग धड़ल्ले सब एक्सरसाइज पे आते हैं और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको थ्योरम जिसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। अब ये मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है सर, ध्यान दीजिएगा कि अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी और इस साइड का हमको मिड पॉइंट मालूम है कि डी है और इस साइड का मिड पॉइंट मालूम है कि ई है, तो इन दोनों मिड पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन होती है ना, यह लाइन इस लाइन के पैरेलल होता है। तो कहने का मतलब कि डी पैरेलल होगा बी सी के। एंड आप ये भी याद रखिए चूँकि ये मिड पॉइंट है तो इधर का जो रेशियो होगा, कहने का मतलब ए डी अपॉन डी बी का रेशियो वो बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के रेशियो के। हालांकि 9th में आप पढ़े थे क्या कि सर डी जो होता है सर वो पैरेलल तो होता ही है बी सी के, एंड डी बराबर हम लोग लिख सकते थे क्या चीज़, हाफ ऑफ बी सी के। यही था ना मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम 10th में आपको ऐसे याद रखना है, 9th में आप ये पढ़े थे। दूसरा है, एक और चीज़ है आपका एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या कहता है, ध्यान देना कि अगर मान लो कि मेरे पास एक ट्रायंगल है ना, ये मान लेते हैं ए है बी है और ये, रुक जाओ, हाँ ठीक है। अब कोई लड़का कहता है कि सर हम इसका इंटरनल बाइसेक्टर खींचते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं इंटरनल बाइसेक्टर इसका कहाँ पे कट किया, BC को D पे, है ना, तो यह एंगल और यह एंगल दोनों ध्यान आपस में इक्वल होगा। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि आप किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल को अगर बाइसेक्ट करते हैं तो ये जो अपोजिट साइड को काट रहा है ना, ये सेम रेशियो में काटेगा जो एंगल कंटेन करेगा इस एंगल बाइसेक्टर को। तो एंगल बाइसेक्टर को कंटेन करने वाला साइड कौन है, AB। ठीक है, इधर एंगल है ना AC हो जाएगा साइड, और इधर देखना कि सर ये BD अपॉन DC करोगे, BD अपॉन DC करोगे। यही कहता है तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो, ध्यान रखना। फिर समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल बाइसेक्टर कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो, ये ध्यान से देखो, यह जो एंगल बाइसेक्टर आप एंगल A का खींच रहे हैं, तो एंगल A से जो साइड बना AB अपॉन AC का वही रेशियो होगा जो इस साइड को AB से, देखो AB से सटा हुआ अटैच साइड कौन है, तो याद रखना AB जिधर रहेगा उधर BD लिखेंगे और AC जिधर रहेगा उधर क्या लिखोगे, DC लिखोगे। अगर ये उल्टा कर दिए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर बार बार आपको फोकस कर रहा हूँ, फोकस दीजिए। अगर आप AB लिख रहे हैं तो AB से साइड कंटेनिंग अदर साइड को, जो अपोजिट साइड को डिवाइड कर रहा है वो कौन है, BD। तो AB के सामने BD होना चाहिए और AC के सामने क्या होना चाहिए, CD। अब बोले सर हमको नहीं समझ में आया, मत समझो, है ना, बहुत सारा देखो एग्जाम्पल लूँगा, एक एक करके समझाऊंगा, कैसे नहीं समझोगे भाई। देखो, अगर मान लो कि मेरे पास ये ट्रायंगल है, ये A है, ये B है और ये C है। अब मैं B का हम इंटरनल बाइसेक्टर खींच रहे हैं दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत, आप बोलेंगे नहीं। मान लो कि ये BD हुआ, तो लड़का लिखा क्या चाहिए कि सर AD अपॉन DC, है ना, पहले ये साइड को हटाओ, तो जो डिवाइड कर रहा है AD अपॉन DC, लेकिन AD से देखो सटा हुआ साइड कौन है, AB, तो यहाँ AB लिखोगे, और CD से सटा हुआ साइड कौन है, BC, तो BC लिखोगे। बात समझ में आ रहा है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कोई लड़का बोला ठीक है सर अब समझ में आ रहा है, A है B है C है, अगर C का बाइसेक्टर खींचोगे तो मान लो ये D हुआ, तो पहले इसको लिखो AD अपॉन BD, अरे BD लिखो अपॉन AD लिखो, चलो BD लिखो पहले, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसी को लिखे फिर इसको लिखे। लेकिन BD लिख रहे हो तो साइड कौन है सटा हुआ, BC, तो BC लिखोगे, और AD से सटा हुआ साइड कौन है, AC, तो AC लिखोगे। बात समझ में आ गया होगा। ये था तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना,
और उससे क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू के क्वेश्चन बनते भी हैं तो नाम मात्र के बनेंगे। आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा थेल्स थ्योरम से, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से, और दूसरा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करने का बहुत अच्छे से सीखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। एक ट्रायंगल है ए बी सी, आप एक ट्रायंगल बनाइए ए बी सी, ठीक है। ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। अब इसमें क्या कह रहा है देखो, तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, अच्छा बी डी है सर और अपॉन डी सी है। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि सर हमको कह रहा है फाइंड करने के लिए कि बी ए डी, इसका मतलब डी एक पॉइंट यहीं पे आना चाहिए, तभी तो आपको ये एंगल कह रहा है कि ये एंगल निकालो क्या होगा। और आपको दे रखा था कि ए बी अपॉन ए सी का वही रेशियो है जो बी डी अपॉन डी सी का रेशियो। और अभी मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताया था कि अगर साइड ए बी है तो ए बी के सटा हुआ साइड कौन है, बी डी। देखो ए बी के सामने बी डी दिया हुआ है और ए सी के सामने हमको कौन सा दिया हुआ है, सी डी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए डी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल बी ए सी का, या सिंपली ए का एंगल ए का बाइसेक्टर है कौन, ए डी। अब क्वेश्चन में हमें ये भी दे रखा है कि बी जो है सर 70 डिग्री का एंगल है और सी जो है वो 50 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ध्यान देना। तो हमसे बोला गया कि सर आप फाइंड करो कि बी ए डी कितना का होगा। तो बड़ा आसान है ना। तो सिंस यहाँ पे हम लोग जान गए कि सर, अब देखो लिखने वाला तरीका मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जीवन में पहली बार हमसे पढ़ रहे हैं तो शायद आप मेरा स्टाइल नहीं जान रहे होंगे कि ए डी जो है इज़ दी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो बताओ ये अगर x होगा तो ये भी x डिग्री का होगा ना दोस्तों। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अब यहाँ से आओ कि सर यहाँ तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है, तो आप बोलेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 डिग्री होता है दोस्तों। यहाँ से एंगल ए नहीं निकालना है, बी ऑलरेडी दिया हुआ है 70 डिग्री, सी दिया हुआ है 50 डिग्री, बराबर 180 डिग्री लिखोगे। यहाँ से आ जाओ, एंगल ए हो गया 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल ए का वैल्यू आएगा 120 घटा दोगे तो बचेगा 60 डिग्री, ठीक है ना। और चूंकि ए डी बाइसेक्टर है तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल बी ए डी जो होगा वो दोस्तों कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, है ना। तो ये आपका निकल कर आ गया कितना डिग्री दोस्तों, 30 डिग्री। ऑप्शन में 30 डिग्री पहला ही ऑप्शन यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ कि जो कमज़ोर बच्चे हैं, है ना, जो कभी ट्रायंगल के बारे में नहीं पढ़े हैं ना कुछ जानते हैं, ठीक है ना। तो देखो कैसे होता है, आप लोग को भी लग रहा होगा कि सर, है ना, हमें क्लासेस थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, ये है ना, ऐसा लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग नहीं पढ़े होंगे, जबकि हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको समझा चुके हैं कि अगर ये ए डी बाइसेक्टर है एंगल ए का तभी हम ये रेशियो लिख सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? अगर ये रेशियो दिया हुआ है तो इसका मतलब ये भी है कि ए डी जो है वो एंगल ए को 2 बराबर भाग में डिवाइड कर रहा है। बात समझ रहे हैं दोस्तों? अगर अभी एग्ज़ाम में आता तो हम कैसे बनाते, हम बस फिगर में ही ज्योमेट्री को समाप्त करते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। आपको ये दिया हुआ था सर 70 डिग्री, ये दिया हुआ था 50 डिग्री, ठीक है ना। क्वेश्चन में हम देख लिए कि सर ए बी अपॉन ए सी का वही रेशियो जो बी डी अपॉन डी सी का, इसका मतलब ए डी बाइसेक्टर है। अगर ये बाइसेक्टर है तो ठीक है, पहले हम ये एंगल ए निकाल लेते हैं कितना है। तो 70 50 120, 180 में से 120 गया तो ये बोलो 60 डिग्री, और चूंकि ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल बोलो कितना डिग्री, 30 डिग्री। लो, है ना, 3 सेकंड 4 सेकंड के अंदर मैं ज्योमेट्री का आंसर आपके सामने निकाल दूंगा, ठीक है ना। लेकिन आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जो लड़के कभी ट्रायंगल नहीं पढ़े उनको दिक्कत होगा, ठीक है ना। अगर कोई टीचर कहता है कि हम 2 महीना में सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, 3 महीना में सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, अरे तुम लोग को लूट लिया, तुम लोग के करियर के साथ वो सब टीचर खेलता है, ठीक है ना। तो ऐसे टीचर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों का भविष्य न खराब करें, है ना, क्योंकि बच्चे तो पैसा दे देते हैं लेकिन बाद में 2 महीना 3 महीना के अंदर आप कहते हैं कि पूरा कोर्स कैसे कंप्लीट होगा यार, इतना अच्छा चीज़ पढ़ाना है 10th के बच्चा को। आइए स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा, पेशेंस रखिएगा, ठीक है ना। मैं बार बार कहता हूँ पेशेंस रखिएगा। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी, तो आप तुरंत एक ट्रायंगल बनाइए,
और यहाँ पे मेंशन कीजिए कि ये ट्रायंगल है ABC। अब जो बोला वो कीजिए कि DE पैरेलल है BC के। तो भाई इस BC लाइन के पैरेलल तो हम लोग यहीं से खींचेंगे, तो हमने खींच दिया सर DE पैरेलल BC के। अब जो कहता है वो लिखो। AD का वैल्यू कितना है, आप बोलेंगे सर 2.4 सेंटीमीटर। AE का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे सर 3.2 सेंटीमीटर। EC का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे सर 4.8 सेंटीमीटर। और आपसे कह रहा है कि AB का लेंथ बताओ, है ना। ये AB आपको पूरा लंबाई निकालना है, x का वैल्यू, ठीक है। अब जो कमज़ोर बच्चे हैं, ठीक है ना, वो कैसे सवाल को समझेंगे कि सर DE जब पैरेलल दिया हुआ है BC के, DE पैरेलल दिया हुआ है BC के, तो अभी आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम में आप पढ़े हैं कि AD अपॉन DB का वही रेशियो होगा जो AE अपॉन EC का होगा। तो लड़के क्या लिखेंगे सर, बाई BPT, है ना। वी हैव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम लोग क्या कह सकते हैं कि सर AD अपॉन DB का जो रेशियो होगा वो होगा AE अपॉन EC के रेशियो के। अब AD कितना है, तो तुम बोलोगे सर 2.4, DB तो सर मालूम नहीं, EE कितना है तो 3.2 है, EC कितना है तो 4.8 है। अब आपको DB निकालना है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इधर आके गुना हुआ 2.4 का किसमें 4.8 में, और इधर DB का गुना हो जाएगा 3.2 में। तो देयर फाइनली आपको DB निकालना था, तो इसको इधर आने दीजिए, 3.2 को इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा ना। तो 2.4 इंटू 4.8 और डिवाइड बाई 3.2। अब देखो सर, ध्यान से सॉल्व करोगे, है ना। यहाँ से एक पॉइंट खत्म, यहाँ से भी एक पॉइंट खत्म। 8 का टेबल याद है ना, तो 8 के टेबल से काटो, 8 चौके 32, ठीक है, और 8 3 कितना होगा 24। फिर 4 के टेबल से इसको काटेंगे तो 4 1 जा 4, पॉइंट देंगे 4 2 जा 8। तो फाइनली क्या आया 3 इंटू 1.2, 12 3 36, 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका DB का लेंथ निकला कितना, 3.6 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया AB का लेंथ बताइए, तो AB का लेंथ क्या कह सकते हैं आप लोग, AD प्लस DB। AD था 2.4 और DB अभी आप निकाले हैं 3.6, तो 6 4 10, 3 2 5 और 6, तो 6 सेंटीमीटर आपका इसका लेंथ आ गया दोस्तों AB का, है ना। तो जो कमज़ोर बच्चे थे वो ऐसे सीखेंगे, लेकिन जो कुछ पढ़ लिए हैं, तो देखो अक्सर कुछ लड़का पढ़ लेता है तो वो जड़ों से ज़्यादा तेज बनता है, ठीक है ना। ये आपने भी नोटिस किया होगा कि आपके ही क्लास में कोई लड़के अगर कुछ पढ़ लेते हैं तो वो थोड़ा सा हड़बड़ाने लगते हैं कि हम बहुत कुछ नॉलेज हमको हो गया। अभी आपका ट्रायंगल का मात्र हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, अभी आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन जो थ्योरम पढ़ाया गया बस उसी पे आपको सॉल्व करवा रहे हैं ताकि आप लोग हैबिचुअल हो जाए। बात समझ रहे हैं दोस्तों। हमें सर ये दिया हुआ था कि एक ट्रायंगल है ABC हमने बनाया, DE पैरेलल बना दिया BC के, AD वैल्यू जो वैल्यू दिया था पुट कर दिए। अब आप थेल्स थ्योरम बताइए, आप पढ़े ना हमसे, तो अगर मैं रहता और जो मेरे स्टूडेंट अगर हमसे पढ़े हुए रहते तो वो क्या करते हैं, सर दिस अपॉन दिस, क्यों, क्योंकि हमको AB निकालना है। तो अभी मैंने आपको बोला कि अगर ये छोटा लेंथ बटा बड़ा लेंथ लिख सकते हो ना, तो हम कहेंगे हाँ सर एकदम। तो आप बोलेंगे सर 2.4, अब पूरा बड़ा ले लो AB, डायरेक्ट आ जाएगा एक लाइन में। यहाँ छोटा लो 3.2 और पूरा बड़ा ले लो, तो 8 और 2 10, 4 3 7 और 1 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। 8.0, तो पॉइंट का 0 का कोई अहमियत नहीं है दोस्तों। अब आप बोलेंगे सर 8 चौके 32, तो ये 0.4, पॉइंट यहाँ भी 4 6 24, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से देखो AB का वैल्यू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, और ये टिक मारे निकल गए दोस्तों, है ना। ये था MCQ जो हमसे लड़के पढ़े रहते हैं थ्योरी, और उसके बाद जब हम उसको पढ़ाते हैं तो वो ऐसा ही उड़ाता है सवाल को। बात समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं नेक्स्ट क्या करें सर, है ना। तो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कहा जा रहा है इन अ ट्रायंगल ABC, तो भाई एक ट्रायंगल बनाएंगे हम पहले। लो ये है ट्रायंगल AB और C। इट इज़ बीन गिवन दैट AD जो है ये इंटरनल बाइसेक्टर है एंगल A का, मतलब एंगल A को 2 बराबर भाग में डिवाइड करेगा AD। तो लो भाई AD इंटरनल बाइसेक्टर आ गया। अब जैसे ही इंटरनल बाइसेक्टर देखें आप लोग, तो भाई दिमाग में क्लिक करना चाहिए सर, है ना। हेयर वी कैन ओनली अप्लाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, and by applying angle bisector theorem we can easily find what value we have to calculate in this question. So if
बी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो बी डी का लंबाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, डी सी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, पुट करो, ए बी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, पुट करो। तुमसे ए सी पूछा गया है ना कि ए सी का लेंथ बताओ क्या होगा। ठीक है, तो जो कमज़ोर बच्चे हैं वो क्या लिखेंगे, सिंस ए डी इज़ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो देयरफॉर आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से कह सकते हैं क्या चीज़ कि ए बी अपॉन ए सी का वही रेशियो होगा जो बी डी अपॉन डी सी का होगा। देखो ए बी ले रहे हैं तो इसके बगल वाला साइड बी डी लेना, जब ए सी ले रहे हो तो इसके बगल वाला साइड देखो डी सी है ना, एकदम सही है सर। अब वैल्यू पुट कर दो, ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर, ए सी तो सर फाइंड करना है, बी डी कितना है 4 सेंटीमीटर और सी डी कितना है सर 5 है ना, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो दोस्त, 6 पचे 30 है ना, चाहे 6 इंटू 5 बराबर 4 इंटू ए सी, और यहाँ से सर आपका ए सी जो हो जाएगा वो आ जाएगा 6 इंटू 5 अपॉन 4, सर 2 दूनी 4, 2 तिये 6, तो 15/2, फिर कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, है ना। ये रहा आपका ऑप्शन डी। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मुझे ट्रायंगल पूरा कंप्लीट पढ़ाने में 1 महीना लगता है दोस्तों, कैसे कोई टीचर 3 महीना 2 महीना में जो है आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवा देता है 10th का। इससे पता चलता है कि आप लोग के साथ लाइफ में बहुत जो है खिलवाड़ करते हैं लोग, टीचर लोग। यहाँ पे देखो ए बी कितना है, देखो ध्यान से, है ना, ए बी क्वेश्चन में दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर। अब जो स्मार्ट लड़के हैं, ठीक है ना, जो हमसे पढ़ रहे हैं वो लोग के लिए देखो क्या करेंगे। ठीक है सर, हमको ए सी निकालना है ना, तो हम तुरंत यहाँ देखेंगे और पेन चलाएंगे, 6 के बगल में 4 लिखोगे ना, लेकिन कहाँ पे लिखोगे, उधर लिखोगे। ठीक है, अच्छा 6 के बाद हमको ए सी निकालना था और ए सी के बगल में कौन है 5 लिखोगे, सर 2 तिये 6, 2 दूनी 4, ए सी निकालना है तो 5 तिये 15, अब बटा फिर 2 करोगे, आंसर क्या आ गया, लो भाई ऑब्जेक्टिव, है ना, सेकेंडों में आंसर निकालेंगे। आइए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी इट इज़ गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके सर, ए सी कितना है 8 सेंटीमीटर, ये भी सही है। ए डी कह दिया है बाइसेक्टर है एंगल ए का, तो एंगल ए का बाइसेक्ट करो भाई ए डी। तो आपसे पूछा गया कि बी डी इज टू डी सी का रेशियो क्या हुआ, अरे अभी आप पढ़े हैं सर, है ना। अब हम थोड़ा सा बहुत फास्ट अप्रोच चलेंगे, ठीक है ना, कि अब हमको मालूम चल गया कि ए डी जो है वो बाइसेक्टर है, तो इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम लगाओगे तो बोलोगे सर ए बी, है ना, ए बी के कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन है, तो बोलोगे बी डी। अरे हाँ, ए बी अपॉन फिर क्या लिखोगे ए सी, और इधर ए बी के क्या है बगल में साइड बी डी, तो इधर बगल में क्या है डी सी। बस काम खत्म करो, वैल्यू पुट करो। यहाँ हो गया 6, ए सी कितना हो गया 8, और बी डी अपॉन डी सी। ठीक है, 2 तिये 6, 2 चौके 8। तो आपसे पूछा गया सर कि बी डी इज टू डी सी का वैल्यू बताओ, तो देखो यहाँ पे है, आ तो गया सर, बी डी है ना इज टू डी सी का वैल्यू कितना आया 3:4। जहाँ ऑप्शन 3A है 3:4 मारिए, टिक, निकल जाइए। बात समझ रहे दोस्तों, प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ये हमें मालूम है कि सर डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। इसके बाद हमें ए डी दिया कितना 7x माइनस का 4, उसके बाद ए ई भी दे दिया दोस्तों 5x माइनस का 2। इसके बाद फिर देखो डी बी दे देखा है, ये डी बी का लेंथ कितना है, तो आप बोलेंगे सर ये तो 3x प्लस का 4 है, और ई सी यह लेंथ हमें दे रखा है सर ये 3x है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें फाइंड करना है x का वैल्यू, क्योंकि आपके ऑप्शन में x ही पूछ रहा है, तो x का वैल्यू फाइंड करना है। अब ध्यान से देखो कि सर ये डी लाइन पैरेलल है बी सी के, तो बाई थेल्स थ्योरम कह सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी का वही रेशियो होगा जो ए ई अपॉन ई सी का रेशियो होगा। अगर यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगाओगे तो तुम क्या बोलोगे सर 7x माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 4, ठीक है ना, ये बराबर हो जाएगा 5x माइनस का 2, और अपॉन में क्या चीज़ का 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 21, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 7 इंटू माइनस 4 करोगे तो 12x हो जाएगा, यहाँ गुना करोगे तो 15x स्क्वायर होगा, और फिर यहाँ से माइनस का 6x हो जाएगा, फिर 5 चौके 20x हो जाएगा, और फिर यहाँ से जब गुना करोगे तो 4 दूनी की 8 हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे सर इसको, तो 21x स्क्वायर में से 15x स्क्वायर घटेगा, माइनस का 12x, ठीक है, इधर क्या था माइनस का 12x, ध्यान देना, इधर बचेगा क्या चीज़ तुम्हारा प्लस का 14x, जब इस तरफ भेजोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 14x होगा। अरे बोलो हाँ या ना, प्लस 20 में से माइनस 6x गया
तो कितना बचा, प्लस का 14x। अब ये प्लस 14 हम इधर शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये -8 था तो इधर आएगा तो प्लस का 8, और ये बराबर, हमने सारे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। तो ये हो गया 6x², 11 में से 5 गया 6x²। ये दोनों निगेटिव है, काम करो जोड़ने का, लेकिन सिंबल दो माइनस का, बार बार हम समझाते आ रहे हैं। 4 2 6, और ये हो गया 26x प्लस का 8 बराबर 0। सर 2 सब में कॉमन है, हमने 2 कॉमन निकाल लेना है। तो 3x² माइनस का 2 का 2, 2 3 6, और प्लस 2 चौके 8 बराबर 0। तो फाइनल आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ये बना दोस्तों, प्लस का 4 बराबर 0। अब इसको सर फैक्टराइज कर दोगे क्वाड्रेटिक का तो हो जाएगा, तुम देख रहे हो कि 4 3 12, 12 एकम 12 होता ही है, 12 और 1 जोड़ेंगे तो 13 आ ही जाएगा। तो हमें क्या करना था दोस्तों, 3x² माइनस का 12x माइनस का x और प्लस का 4 बराबर 0 करो। यहाँ से कॉमन लो तो तुम बोलोगे सर 3x कॉमन है, तो यहाँ बचा x माइनस का 4, और यहाँ से -1 कॉमन लेगा तो x माइनस 4 बराबर 0। फिर से यहाँ से x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच गया तुम्हारे पास 3x माइनस 1 बराबर 0। अब आइदर तुम क्या बोलोगे, अरे आइदर बोलोगे या तो यह टर्म 0 के बराबर, तो यहाँ से x बराबर 4 आएगा सर, और यह टर्म 0 के बराबर, तो 3x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 1/3। बात समझे या नहीं समझे। अब आप अपने आंसर में देखो कि इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो x बराबर 4 ही आपका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि 1/3 तो दिया ही हुआ नहीं है। समझ रहे हैं दोस्तों, इस तरह से सवाल को सॉल्व किया जाता है। MCQ है तो कुछ MCQ में आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, पेन चलाना ही पड़ेगा, बिना पेन चलाए आप ज्योमेट्री के बहुत सारे सवाल, ठीक है ना, कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जहाँ पे आपको पेन चलाना पड़ेगा जो आपका वक्त लेगा।